Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. Myself Mihir Patel, Director of MP's Institute of Physics. Today we will learn about the basic concept of dimensional formula related to different physical quantity. Means ये हमारा एक कंटिन्यूस सेशन है जिसमें हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को लेंगे और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को एक कंसेप्चुअल फॉर्म में डिराइव करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशंस लर्न नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर डायमेंशनल फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के और बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के वीडियोस पहले लर्न कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो सेशन से जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लेने वाले हैं वो अभी कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज आएगी। मींस अगर प्रीवियस सेशन अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो इसमें आपको अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज perfectly learn our previous session and then join us over here. Let us move forward to the our session point. So यहाँ पर हम आज एक नई फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं that you can see over here, that is the gravitational constant, right? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशनल फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से आता है और क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया तो सिंपल वी कैन से दैट प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आपने थोड़ा बहुत इसका स्टडी किया हुआ है। अगर उसका थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये एक पॉइंट भी आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर इन फिजिक्स, देयर आर डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वो फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो बेसिकली चार फोर्स है, फोर डिफरेंट फोर्सेस। वन आप लिखते रहिए, वन ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, so basically it is electrostatic force, third one strong nuclear force, and the fourth one weak nuclear force। तो उसमें से अभी हम ये फर्स्ट ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या उसका हमें डिटेलिंग समझना है और उसका आइडेंटिफिकेशन हमें यहां पर देखना है। तो मैं सिंपल आपको समझाता हूं। यूनिवर्स में मान लो कि कोई भी दो पार्टिकल है ऐसे, ओके। सी एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल। सो इन यूनिवर्स if we have selected these two different particle which carries two different mass, एक पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें यहां पर इंडिकेशंस देता है कि अल्टीमेटली ये दोनों जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। स्पेशली नोट करना, इट इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of two different masses of the particle, and this force is inversely proportional to the distance between them। आप देख सकते हो ये रिलेशन जो है डिस्टेंस का,
वो इनवर्स है और स्क्वायर है, इसीलिए तो उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम बोल सकते हैं। ये दोनों को हम अगर कंबाइन कर दे तो हमारा ये सिंपल फॉर्मूला यहां पर बन गया। force gravitational force is directly proportional to the product of two different masses of the particle and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो सिंपली आई हैव टू पुट डाउन द कांस्टेंट वैल्यू। सो मैंने यहां पर g कांस्टेंट रखा and that is nothing but the gravitational constant, that is known as gravitational constant। so अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए, और फिर ये फॉर्मूला में से आप जी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो फिर से एक बार यहां पर देख सकते हो। Gravitational force is the mutual attraction between two bodies, okay, by the virtue of their masses। मैंने बोला फंडामेंटल फोर्स है इन यूनिवर्स, मैंने बोला कि अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन द यूनिवर्स, यू कैन कंसिडर एनी टू पार्टिकल। ये चैप्टर हमारा आएगा ग्रेविटेशन, उसमें बहुत इसके डिटेल्स हम लर्न करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई यहां मेंशन किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियरली यहां पर लिख दिया अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। नाउ यू कैन सी दिस बेसिक फॉर्मूला विच वी हैव क्लियर्ड परफेक्टली, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। सी, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर लर्न करनी है तो उसका इतना बेसिक्स पता होना चाहिए। सो आपको पता चल गया कि अट्रैक्टिव फोर्स है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है किसका, प्रोडक्ट ऑफ मासिस का, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, राइट, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। थर्ड थिंग, लॉन्ग रेंज फोर्स, माने अल्टीमेटली उसका जो डिस्टेंस वैल्यू इंडिकेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि सन एंड अर्थ, तो उसके बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टिंग कंसेप्ट में हम बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इट डज नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम। आप एक सिंपल बॉल पेन उठाओ, उसको छोड़ दो तो अल्टीमेटली विद द ग्रेविटी गया। दैट मीन्स उसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, नॉट नीड एनी इंटरवेनिंग मीडियम, राइट। दिस फोर्स act between two bodies and that does not depends upon the presence of other bodies। दूसरी बॉडी का प्रेजेंस उस पर कोई अफेक्ट करेगा नहीं। ऑब्वियसली इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और इसका बहुत सारा डिस्कशन हम ग्रेविटेशन चैप्टर जो आएगा उसमें डिटेल में करेंगे। दूसरा एक सेंट्रल फोर्स है, मींस दो बॉडी अगर आपने यहां ले ली और उसका जो लाइन ज्वाइनिंग होता है, मैंने एक्सिस लाइन, उस पर ये एक्ट करता है। नेक्स्ट दैट इज इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स मींस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, अल्टीमेटली एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर आइडेंटिफाइड वैल्यू में है। एंड फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is thought to be caused by the exchange of particle called gravitation। that means वो ultimately बॉडी के मास कॉन्सेप्ट रिलेशन में इंटरेक्ट होता है, वो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में देख लिया। सो आई थिंक डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आप देख सकते हो कि मैंने आपको क्या करवाया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया, लेकिन आपको वो डायरेक्टली मगअप नहीं करना है। आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो उसका थोड़ा बेसिक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, उसका रिलेशन, उसको हम कहाँ स्टडी करने वाले हैं, वो कंसेप्ट आपको लर्न करने होंगे। बिकॉज ये आएगा तो
आगे का पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी ये पूरा फॉर्मूला आपके पास परफेक्टली माइंड में सेट हो गया है। सिंपली मैंने क्या किया, जी को सब्जेक्ट बनाया। जी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और m1 m2 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, लुक एट ओवर हियर, यू कैन सी दिस। चलो अभी f को पकड़ते हैं, वो क्या है, फोर्स, तो उसका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन। आर स्क्वायर माने डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हम क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 बार मास है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, सो इट इज कन्वर्टेड इंटू स्क्वायर ऑफ द किलोग्राम, राइट। और इसको लेकर हम अभी सिंपल डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। सी, अभी मैं बोलूं ना आपको, तो अभी एक भी चीज नई नहीं है, नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट में, बिकॉज ये सारे अभी जो दिखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी के ऑलरेडी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से लर्न किए हुए हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का तो पूरा डिटेलिंग आपको 3-4 बार अभी तक पढ़ चुके हो, फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे उसका डिटेलिंग लिख के दिया हुआ है। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास दैट इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका ये सिंपल वैल्यू मैंने लिख दिया m1 l1 t-2, एंड दैट इज गोइंग टू रिप्लेस ओवर हियर, यू कैन सी दिस। डिस्टेंस का स्क्वायर तो हमने क्या लिखा, l2, नाउ यू कैन सी दिस। अभी ये 2 है ना, अगर मैं उसको यहां पर रखूंगा तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, इट इज -1, इट इज -1। ये l है, ये 2 + 1 है, तो यहां पर क्या हो गया बोलो, ये +3 हो गया, 2 + 1, और t-2 एज इट इज रहेगा। सो वी हैव द फाइनल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट in terms of dimensional concept. I think clear this one। और बच्चों फिर से एक बार मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरे प्रीवियस सेशंस के करवाए हुए डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आते हैं, तब तक ये सेशन को आप बिल्कुल मत देखिए, अदरवाइज यू विल नॉट हैव अ सिंपल क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दिस। अगर वो परफेक्ट है तो ये एकदम इजी है, उतना भी समझ ले। Okay, so let us move forward to the next physical quantity. Write down our next physical quantity, that is Coulomb's constant. That is Coulomb's constant. अभी समझ लो, जैसे अभी प्रीवियसली हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखा, उससे बहुत कंसेप्चुअल लर्निंग में ही इसको भी लर्न करना है, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट उससे मिलता जुलता दिखेगा आपको, क्या चेंजेस है वो भी मैं आपको याद रखवाऊंगा। बट मैंने जैसा कि आपको बोला कि डायरेक्टली मगअप नहीं करना है, पहले तो वो हम समझेंगे कि ये कूलम्स कांस्टेंट का रोल क्या है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दैट कूलम्स लॉ बेसिकली है क्या। तो आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, again it is one another fundamental force of nature, that is electromagnetic force, which is acting between two electric charge at rest position। याद रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है, और वो रेस्ट पोजीशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। कूलम्स नाम के साइंटिस्ट थे, तो उनके नाम पर से कूलम्स लॉ ऐसा भी हम बोलते हैं। तो यहां पर मेनली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं जरा आपको डिटेल में बताता हूं। मान लो आप ग्रेविटेशन फोर्स को अपने दिमाग में रखना, बराबर अपने दिमाग में रखना ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो यहां पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या लेते थे, दो डिफरेंट पार्टिकल लेते थे, यू कैन सी दिस। सेम वे यहीं पर भी दो पार्टिकल तो लेने ही है, लेकिन मास की जगह हमें क्या लेना है, उनका चार्ज लेना है। क्या लेना है, चार्ज लेना है।
सो मास की जगह चार्ज आ गया। नाउ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है आर। यस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए आप बोल सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो याद करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टैंडर्ड 10th। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। समझ लो कि एक चार्ज यहां पर Q1 पॉजिटिव है और दूसरा Q2 नेगेटिव है। तो ये जो फोर्स है वो उसका टाइप क्या होगा, एट्रैक्टिव नेचर होगा। क्या होगा फोर्स का नेचर, एट्रैक्टिव। बेसिकली दिस इज कॉल्ड अनलाइक चार्जेस। ये दोनों कैसे चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि दोनों प्लस ही है या फिर दोनों माइनस है, सो बेसिकली ये क्या हुए, लाइक चार्जेस। दो प्लस इकट्ठे होंगे या फिर दो माइनस इकट्ठे होंगे तो ये होगा लाइक चार्जेस। अगर उनके बीच का फोर्स बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स। क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो बच्चों याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। where in case of this electrostatic force it carries different nature, either it may be attractive or it may be repulsive based on the interaction of two electric charges। हुआ क्लियर इतना कॉन्सेप्ट? अभी आगे देखो, अभी मैं सिंपल ट्रिक दे दूं पहले। जहां जहां मास था ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट में, वहां वहां अभी आप यहां चार्ज रिप्लेस करोगे, दैट्स ऑल। इतना डिफरेंस आपको दिखेगा। लुक एट ओवर हियर, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिया, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए, दोनों का चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और यहां पर क्या किया, उनके बीच का डिस्टेंस और फोर्स का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो एज सिंपल एज दैट, दोनों को अभी हम कंबाइन करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा अवेलेबल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। अब ये जो proportionality है उसको हम रिमूव करेंगे और रखते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम यहां पर नाम देते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, विच इज नोन एज कैपिटल के। बेटा अगर कई बुक में आप देखोगे तो रेफरेंस बुक में इसको सी भी लिखते हैं, कैपिटल सी भी लिखते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट आइडेंटिफाई कूलम्ब्स कांस्टेंट। नाउ अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हुआ, उसका जो डिटेलिंग है वो भी मैंने जो आपको समझाया तो वो पूरा पॉइंट यहां पर आइडेंटिफाई हो रहा है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ऑब्वियसली magnetic force relation is going to act over here, and that is the detailed syllabus part of our standard 12th। so 12th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक तो है ही, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म मीन्स आप दो बोलो तो दो फिजिक्स के ब्रांचेस है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म। बट मैं बोलूं ना तो ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मीन्स आपने 8, 9, 10th में भी पढ़ा हुआ है कि जब सपोज मान लो कि ये कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है, राइट, और ये कंडक्टिंग मटेरियल क्या करता है, मीन्स ये वायर में से ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ये क्या दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मींस इट सेज दैट कि जहां जहां चार्ज की मूवमेंट आपको दिखेगी वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा ही।
सो यहाँ लिखा हुआ है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। उसका मीनिंग क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ पर करंट जा रहा था बराबर, तो यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है। बट जैसे ही ये फील्ड जनरेट होगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड ये मूविंग चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। सो ये बेस कॉन्सेप्ट इतना याद रखोगे अभी, दैट इज मोर देन इनफ। डिटेल्स स्टैंडर्ड 12th में आने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो फोर्स अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स कंसेप्ट में सिखाया ना, वैसे भी आप यहाँ देख सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर आइडेंटिफाइड वैल्यू में it does not require any intervening medium for its operation। मीन्स जैसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्सेप्ट देखा उसकी कई सारी रिलेटिविटी आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होती है। सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और एक बात बोलूं, इट इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो 10⁻36 टाइम्स। और 12th स्टैंडर्ड में हम प्रूव भी करेंगे इसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में, राइट। नाउ इन दिस केस यू कैन सी दिस कि अभी आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन क्लियर हुआ है। अभी ये फॉर्म आप देख सकते हो, यहां पर अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है, के लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये के जो है उसको हम डिटेल फॉर्मूला में अभी लेंगे। तो के का जो फॉर्मूला यहां पर डिफाइन किया है वो क्या है, के का जो फॉर्मूला अभी डिफाइन किया है दैट इज के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना बच्चों, ये कूलम्स कांस्टेंट है ना, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला है, वो कांस्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। के इज अ कूलम्स कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम एप्सिलॉन नॉट को बेसिकली क्या बोलेंगे उस केस में, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलेंगे, तो याद रखना ये एप्सिलॉन नॉट को हम स्पेस परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस परमिटिविटी। याद रखना उसे हम स्पेस परमिटिविटी बोलते हैं। और दूसरा नाम दू तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलता हूं मैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो आपको तुरंत काउंटर क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये परमिटिविटी कॉन्सेप्ट को एलोबरेट कीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं सिंपल बोलता हूं कि मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वन इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2। ओके, ये Q1 और Q2 को पहले हम एयर में रखते हैं। कहां पर, एयर में। ओके, फिर हमने उसे रख दिया है वाटर में। कहां रख दिया है, वाटर में। तो ये समझो कि एयर और वाटर ये सेपरेट मीडियम्स है, उसके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। मींस यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो चार्जेस है आप उसको कौन से मीडियम में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर सिंपली ये जो दो चार्जेस आप एयर में रखोगे तो उस पर जो फोर्स इफेक्टिविटी होगी वो, और जब उसको आप वाटर में रखोगे उस पर जो फोर्स इफेक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। याद रखना वो डिफरेंट होगी, और उसको हम परमिटिविटी, सिंपल बोलो तो परमिशन, राइट, परमिशन देना, अलाउ करना। दैट मीन्स हर एक मीडियम का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को परमिट करता है। सो उसके ऊपर से इन जनरल जैसे हमने एयर और वाटर बोला, तो तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम बेसिकली हम दूसरा नाम उसको क्या लिख सकते हैं, स्पेस। आपको नट शेल में याद क्या रखना है, के कूलम्स कांस्टेंट का डिटेल फॉर्मूला अभी क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्पेस परमिटिविटी। क्या है, स्पेस परमिटिविटी, राइट। और स्पेस परमिटिविटी, परमिटिविटी मींस इट गिव्स द परमिशन, राइट। डिफरेंट मीडियम, different force effectiveness that we can identify over here. So I think almost
कूलम्ब्स कांस्टेंट का डिटेल से डिटेल पोर्शन मैंने आपको कवर किया, उसके बाद अभी मैं आपको उसके डायमेंशनल फॉर्मूला में ले जा रहा हूं। अभी ये पूरा इक्वेशन आपको रेडी है, जस्ट डायरेक्टली मैं बोलूंगा कि के को सब्जेक्ट बनाओ। अभी जैसे ही आप के को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर जैसे ही के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर स्क्वायर यहां चला जाएगा, जो दो चार्जेस हो वो डिनोमिनेटर में आ गए। यहां पर सिंपल फोर्स की जगह उसका यूनिट क्या लिखना है, न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। दो बार इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां पर है तो क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। अभी बेटा आप देख सकते हो कि फोर्स मैंने मिनिमम 5 to 6 टाइम्स आपको करवा दिया है, उसलिए अभी मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली आई इंटू टी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो याद कर लो। आई मीन्स व्हाट, करंट, एम्पियर 1, टाइम मीन्स व्हाट, T1। ये A1 T1 हो गया रेडी यहां पर। चलो फोर्स सिंपली हमने रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर L2 रख दिया, Q1 Q2 है ना, चार्ज दो बार है, दो बार, तो यहाँ A2 T2 हो गया सिंपल। अभी फाइनल लिखिए M1, चलो L, ये 2 और ये 1, 2 + 1 कितना होगा, 3 हो गया, ये 3। ये 2 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बोलो हो गया ये -4। और सिंपली ए को ऊपर ले जाएंगे तो उसका भी माइनस फॉर्म हो गया। नाउ वी हैव द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट, M1 L3 T -4 A -2। Perfect with this, one of the most important dimensional formula for competitive exams. Now अभी जो हमने थियरी में डिस्कस किया ना, जो स्पेस परमिटिविटी था, तो मैं क्या करता हूं, ये जो हमने अभी कवर किया कूलम्ब्स कांस्टेंट, उसके बाद इसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। किसका, एप्सिलॉन नॉट का, माने स्पेस परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। लेट अस गो फॉर दैट। सो जस्ट राइट डाउन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, स्पेस परमिटिविटी। राइट डाउन स्पेस परमिटिविटी, उसको आप दूसरा नाम देना है तो क्या देख सकते हो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या दे सकते हो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो वो भी आप लिख सकते हो। यहां पर सिंबल लिखना क्या है, एप्सिलॉन नॉट, राइट, प्रोनाउंसिएशन इज एप्सिलॉन, प्लीज कीप इन माइंड। 0 है उसलिए नॉट, वैक्यूम, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला जैसे कि मैंने डिस्कस किया, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। अभी एक चीज याद रखना कि ये जो 3 वैल्यू है, समझ लो 1, दूसरा है 4 और ये है पाई। पाई मीन्स व्हाट, 3.14 और 22/7, राइट। तो ये फिर से एक यहां पर रूल याद रखना, ट्रिक याद रखना कि ऐसे भी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई रोल नहीं होता। आप प्रीवियसली याद करो, हमने एक्सेलरेशन किया था, उसमें डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स था, तो मैंने डेल्टा को इग्नोर करने को बोला था। फिर दूसरा एक याद करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² था, उसमें हमने 1/2 को नहीं लिया था। सेम वे यहाँ 1/1/4 पाई को इग्नोर करना है, माने वो है ही नहीं, ऐसा सोचना है। तो हो गया ये नया फॉर्मूला आपका 1/ε0। अभी ही आपने डिराइव किया है, तो सिंपल के का यूनिट आपको पता है, उसका उल्टा कर देना है, इनवर्स, राइट। तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ गया और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे चला गया, बोलो हो गया इसका सिंपल यूनिट है। यूनिट अच्छी तरह से याद रह गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देन आफ्टर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस किया,
मैंने क्या बोला, ये 1 और 4 पाई को तो इग्नोर करना है, तो सिंपली ये एप्सिलॉन नॉट को हम क्या करेंगे, एफ की जगह ला देंगे और एफ को एप्सिलॉन नॉट की जगह ला दो, तो ये नया फॉर्मूला मिल गया। ये जो फॉर्मूला मिला उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला लिख दिया A2T2। नीचे कौन है, फोर्स, लिख दिया M1L1T-2, डिस्टेंस का स्क्वायर तो लिख दिया L2। सो फाइनली ये एप्सिलॉन नॉट हमें यहां पर मिलता हुआ, ये M1 ऊपर जाएगा, हो गया -1, L1 + 2 3 ऊपर गया, -3 हो गया, T -2 ऊपर जाएगा तो +2, 2 + 2 फाइनली 4, और A ऑलरेडी 2 है तो उसको 2 लिख दीजिए। दिस वन इज अवर फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला। जरा आपकी नोटबुक में चेक करिए ना, K और एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूला में आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन दिखेगा, फॉर्मूला सेम दिखेगा, लेकिन ये जो प्लस है वो माइनस दिखेंगे और माइनस है वो प्लस दिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो परफेक्ट विद दिस concept of space permittivity. So the next physical quantity, write down, that is electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको शॉर्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखिए, F/Q। इट इज अ सिलेबस पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1, लेकिन उसको समझना है पहले कि क्या है। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्स माने न्यूटन, क्यू कुलम। तो मैं अभी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि इसको अगर डिराइव करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अभी तक हमने इसके रिलेशन में देख लिए हैं। तो फिर भी एक बार देख लो, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी पक्का हो गया, M1L1T-2 जो डिराइव किया था। चार्ज को भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो उसको यहां पर रिप्लेस कर दिया, A1 T1, ये 1 ऊपर जाएगा T1 तो -3 हो गया, A1 ऊपर गया तो -1। सो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1T-3 A-1। Stay connected with us to identify dimensional formula of some different physical quantity. This will be continue in our next session. Thank you.